चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी कंफर्टेबल रिलैक्स 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठेंगे, शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। और हम सब मिलकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में यहाँ हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे। तो आज विशेष हम 2 बातों के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तो सर्वाइकल कैंसर जो बहुत बढ़ रहा है, और ऑडिओ त्याचा एक पूर्ण ऑफ, त्याचा ऑडिओचं बटन। तो सर्वाइकल कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है। तो एज ए डॉक्टर हमें सभी को पता होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सिंस आप सभी इतने सारे पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो एक तो CNE होनी चाहिए, ये एक उसका एम ऑब्जेक्ट था। और सेकेंड की जो हमारे कलीग्स हैं तो उनको भी हम कुछ उनके लिए कर सकते हैं, तो उनका टेस्ट करना, ये 2 उद्देश्य। और तीसरा जो हिडन एजेंडा था कि कितने दिनों से हम यहाँ रहते हैं लेकिन अभी कितने साल हो गए जिनको मिले नहीं है, और जिनको मिलकर काफ़ी दिन हो गए थे। तो इसीलिए फिर ऐसे विचार आया, तो मैंने डॉक्टर पहले अल्लावे से बात किया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वेलफेयर एसोसिएशन है, देखो इतने साल से हम यहाँ रह रहे हैं जोशी सर, लेकिन फिर हमें पता नहीं था, आपने हमें मेंबर भी नहीं बनाया कभी। तो अभी पहले आप हमें मेंबर बनाइए ताकि हम भी और कुछ कर सकते हैं। तो फिर जोशी सर से बात हुआ। आप शायद सोच रहे होंगे कि हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि कोई हमारे यहाँ है जो हिंदी ही समझते हैं, तो सभी को ठीक है ना, हिंदी कंफर्टेबल है ना। तो सर ने तुरंत हाँ कर दिया। तो जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर जोशी सर के लिए। ना उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसे सोचा नहीं, उन्होंने कहा कि सभी एक बार टीम मेंबर से बात करता हूँ, नेचुरली वो तो करना ही चाहिए। फिर हमारे पवार सर और अमृतकर सर, जोरदार एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और जो समय निकाल कर यहाँ आए आप सभी, है ना, इतना सभी व्यस्त रहते हैं, अभी पोस्ट कोविड सभी बिजी है, उसके बाद भी आप यहाँ आए, तो जोरदार तालियां अपने लिए भी। तो इसीलिए आप सभी का स्वागत सत्कार यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि शाम की OPD भी रहेगी, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एकमात्र कैंसर है ना जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसीलिए ये WHO का कॉल है कि हमें पूरे विश्व से ही, है ना, पूरे विश्व से सर्वाइकल कैंसर से मुक्त होना चाहिए पूरा विश्व। और भारत में विशेष, भारत के लिए सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत अनाउंसमेंट हो चुका है। इस साल हमने 4th ईयर उसका सेलिब्रेट किया कि ये करना है इसके लिए, लेकिन जब तक हम अवेयरनेस नहीं करेंगे तब तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। जैसे सभी को पता है कि इंडिया इज नाउ पोलियो फ्री, कैसे हुआ, वैक्सीन के। तो वैसे ही सर्वाइकल कैंसर से हम कैसे फ्री हो सकते हैं, 2 बातें हैं, एक तो वैक्सीन है और दूसरा जो है टेस्ट है। अभी मैं आप सभी को नहीं पूछूंगी कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, वो हाथ ऊपर करो, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया हुआ होगा। ना ही मैं पूछने वाली हूँ कितने लोगों ने टेस्ट किया है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो खुद को मोस्ट निग्लेक्ट करते हैं स्वयं को, है ना। पेशेंट्स को तो हम एडवाइस करते रहते हैं, तो वो भी मैं नहीं पूछने वाली हूँ। तो सिर्फ हम देखेंगे कि ये 2 जो है टेस्ट और वैक्सीन, इससे हम कैसे कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो वैक्सीन तो समझ में आता है कि वैक्सीन लिया तो फिर इन्फेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हमें कैंसर नहीं हुआ, तो वो उससे प्रिवेंट होगा। लेकिन टेस्ट से कैसे प्रिवेंट होगा, कोई भी टेस्ट आप करेंगे, कोविड का टेस्ट किया
क्या, इसका मतलब कोविड प्रिवेंट ही कर सकते हैं। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम टेस्ट करने से सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है आउट ऑफ 9 लोगों को HPV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अभी इस वायरस के काफी सारे स्ट्रेंथ है, उसमें से 16-18 जो है वो हाई रिस्क होते हैं, बाकी सब जो है अदर टाइप है। अदर टाइप की वजह से कैंसर होने की रिस्क काफी कम होती है, 16-18 जो है उसके वजह से रिस्क काफी रहती है। अभी इन्फेक्शन हुआ इसका मतलब कैंसर होगा क्या, नहीं। इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है, हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और 90% लेडीज को ये इन्फेक्शन होता है, ऑलमोस्ट 90%, और उसमें से 90% अपने आप विद इन 1 ईयर ठीक हो जाता है। अभी जिनकी इम्यून पावर ठीक नहीं होगी उनका ठीक नहीं होता है, या बार बार HPV इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन है, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन है, तो जाके 8-10 साल के बाद कैंसर होने वाला है। तो हमारे पास काफी समय रहता है, और उसके बावजूद आज क्या हो रहा है इंडिया में, हर साल 1,20,000 वुमेन को, है ना, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। 1,20,000, जिसके लिए हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है, जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और उसमें से 70,000 to 80,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। अभी कैंसर की वजह से मृत्यु कब होगी, जब कैंसर लास्ट स्टेज में होगा, जबकि हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास उसके लिए ट्रीटमेंट है। सर्वाइकल कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज जो भी हम डिटेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए हम रेडिकल हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, उसके लिए कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। अभी इतना सब ट्रीटमेंट, साइंस इतना एडवांस होने के बाद हमारे 70,000 to 80,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं हमें हर एक को, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा डेंटिस्ट भी आए हैं, क्योंकि हर एक को, मतलब जो भी हमारे कांटेक्ट में आएंगे उन सभी को, भले हम डॉक्टर है नहीं है तो भी इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ टेस्ट क्यों करूं, जो भी आएंगे उनको एक आधा घंटा के लिए मैं अवेयरनेस लेक्चर लूं, ताकि फिर क्या होगा, सपोज मेरे पास 50 लोग आते हैं तो मैं समझती हूँ कि 50 लोग नहीं सुन रहे, कितने सुन रहे, 500 लोग सुन रहे। क्यों, क्योंकि एक का ये फर्ज है कि वो 10 लोगों को जाकर इसके बारे में बताएगा। जैसे सेल लगता है तो हम फोन करते हैं ना, माहिती आहे तिकडे किती 7:30 सेल लागले तो तिथे जाओ ने। तो आज क्या करेंगे, 10 लोगों को, बोले आज के आज नहीं, लेकिन हमारे नेबर्स है, फ्रेंड्स है, हमारे पेशेंट्स है, जब हम डॉक्टर्स है, बोले डेंटल ट्रीटमेंट करते करते बोल दो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर काफी बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, आप डॉक्टर से जाकर ये टेस्ट करा लो। तो इसीलिए हर एक को इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि इतने सारे जो डेथ है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी सर्वाइकल कैंसर का ये जो टेस्ट है तो सभी को पता है, पैप स्मीयर टेस्ट काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों ने किया भी होगा। तो 3 टेस्ट, मतलब वैसे 2 ही टेस्ट, एक है पैप स्मीयर, उसमें लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, वो सेल्स का एक टेस्ट है, तो LBC बोलते हैं, हायर वर्जन ऑफ पैप स्मीयर आप बोल सकते हो। दूसरा है HPV, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम HPV इन्फेक्शन है क्या वो देखते हैं। यदि मुझे HPV इन्फेक्शन है ही नहीं तो इसका मतलब क्या, मुझे कैंसर होने की संभावना ही नहीं, एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए। तो एवरी 5 इयर्स रिपीट करना होता है। भले आप पैप स्मीयर कर रहे हैं तो आइडियली 3 इयर्स, लेकिन 3 इयर्स में नहीं कर सकते तो 5 इयर्स में रिपीट करना है। कोई बार बार नहीं कर सकता है तो हम क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 बार कर लीजिए, 35 इयर्स, 45 इयर्स। कोई 2 बार नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट लाइफ टाइम में 1 बार तो टेस्ट करना बहुत जरूरी है, वो है 35 इयर्स। अदरवाइज 30 इयर्स से लेकर 60 इयर्स तक एवरी 5 इयर्स, 60 इयर्स के बाद फिर इतना चांसेस नहीं रहता है, तो उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। तो पैप स्मीयर क्या करते हैं हम लोग, स्पैचुला से जो भी सेल्स है, सर्वाइकल, एंडो सर्वाइकल, एक्टो सर्वाइकल, वो लेते हैं, ग्लास स्लाइड पर डालते हैं, या फिर हम लोग लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी ब्रश से लेते हैं और वो फिर साइटोलॉजी जो सोल्यूशन है उसमें डालकर साइटोलॉजी टेस्ट होता है। तो पैप स्मीयर में हमें क्या पता चलता है, कोई अटिपिकल सेल है, अस्कस रिपोर्ट आता है, या फिर उसमें स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल कुछ लीजन्स दिख रहे हैं, फिर या ग्लैंडुलर इंट्राएपिथेलियल लीजन्स दिख रहे हैं, या डायरेक्टली स्क्वामस या ग्लैंडुलर कार्सिनोमा आ जाएगा। 90% लोगों के रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, जिनको नॉर्मल है एवरी 5 इयर्स रिपीट करना है। अब नॉर्मल आया इसका मतलब कैंसर है क्या, नहीं। अब नॉर्मल आया तो कंफर्म करना होता है, तो कंफर्म कैसे करेंगे, बायोप्सी। लेकिन आइडियली कोल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी करेंगे तो क्या होगा, कोल्पोस्कोपी से मैग्नीफाई होता है,
हमें लीजन्स दिखते हैं, वहां से एग्जैक्टली टारगेटेड बायोप्सी हम ले सकते हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल में कोल्पोस्कोपी ट्रेनिंग सेंटर, तो यहाँ कोल्पोस्कोपी भी होता है। रूटीनली सभी गायनेक्स के पास कोल्पोस्कोपी नहीं होता है, क्योंकि मेरा खुद का मैंने ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग जो है वो टाटा हॉस्पिटल से हुआ है, और हम देखते थे कि कितने एडवांस स्टेज में आते थे। मतलब ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ऐसे मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 96 में KM हॉस्पिटल से MD हुआ, DGO, DNB, ये सारे क्वालिफिकेशन जो कि प्राइम इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद 2 इयर्स में टाटा में थी, 97, 98। तो 2 साल हम देखते थे कुछ भी हो जाता है, सर्वाइव मतलब कैंसर तो तभी टाटा में जाते थे। अभी ऐसे नहीं, सब जगह पेरीफेरी में भी ऑन्कोलॉजी सब ट्रीटमेंट होता है, जैसे यहाँ पे भी सब कुछ, यदि कुछ भी होता है तो भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अभी कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी हम करेंगे, तो उसमें क्या आएगा कि स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन्स है या फिर लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्री कैंसरस। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो इन्फेक्शन है या नहीं है वो पता चला। इन्फेक्शन है तो वो लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है वो पता चला, या डायरेक्ट कार्सिनोमा है। अभी प्री कैंसरस लीजन है, तो प्री कैंसरस लीजन के लिए सिंपल ट्रीटमेंट है। जितना पोर्शन अल्सरेशन का है उसको कोल्ड कोनाइजेशन नाइफ से कॉटराइज करते हैं, और उतना पोर्शन हमने उसका कोन निकाल दिया, या फिर हमारे पास क्रायो कॉटराइजेशन है तो क्रायोथेरेपी, उतना पोर्शन हम क्या करते हैं उसको आइस कर देते हैं। पेशेंट को समझाने के लिए बहुत सिंपल कि उतना पोर्शन जो अल्सरेशन का है उसको हमने जो आइस कर दिया, क्रायो कॉटराइजेशन किया, तो वो डेड हो जाते हैं, तो आगे चलकर हमें कैंसर नहीं होता है। तो टेस्ट करने से हम कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, प्री कैंसरस लीजन डिटेक्ट किया, उसका ट्रीटमेंट किया तो कैंसर तक गया ही नहीं। तो ऐसे हम टेस्ट करने से कैंसर प्रिवेंट करते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमने प्रिवेंट कर लिया। या चलो किसी को कैंसर निकला भी तो लेकिन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, स्टेज 1, तो क्या करना है, सिर्फ रेडिकल हिस्टेक्टोमी, रेडियोथेरेपी भी नहीं लगता है, एडवांस है तो रेडियोथेरेपी लगता है। तो क्या हुआ, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। तो हमें क्या करना है, 30 ईयर से 60 ईयर तक हर एक को एटलीस्ट लाइफ टाइम में एक बार टेस्ट करने के लिए बोलना है। अभी रूटीन में हमारे लेडीज का प्रॉब्लम क्या होता है ना, सभी डरते हैं। जैसे ही हमने कोई भी टेस्ट के बारे में बताया या हॉस्पिटल में जाना है, उनको लगता है कि कुछ काटेंगे या कुछ फिर दर्द होगा या फिर ऐसे बेहोश करना पड़ेगा। तो उनको आप दिखा सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आपके क्लिनिक में ये ऐसे स्वैप स्टिक रख सकते हैं, है ना। आपको डायरेक्टली जो HPV की टेस्ट किट है वो रखने की जरूरत नहीं, सिंपल स्वैप स्टिक आप रख सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं। ईयरबड तो हम सभी को दिखा सकते हैं। तो उतना सिंपल ये टेस्ट होता है। एक्चुअली अभी इतना इसमें सिंपल किया है कि ये सेल्फ सैम्पलिंग के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, तो हम खुद भी खुद का सैंपल लेकर हम लैब में जाकर दे सकते हैं। इतना सिंपल है। तो लोगों के मन में जो डर होता है ना, वो लोगों के मन से हम डर निकाल सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आ सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम खुद करते हैं ना तो फिर आगे भी आ सकते हैं, आपको आगे भी भेज देना उनको। प्रतिभा ह्यांना आहे ना पुढे पण पाठव आणि मग काही जणांना पुढे येऊन बसू दे। तो जब हम खुद करते हैं ना, जैसे अभी आप पूछेंगे कि मैडम आपने किया है क्या, हाँ मैंने टेस्ट किया है। क्या मैंने वैक्सीन लिया है क्या, हाँ मैंने वैक्सीन भी लिया है। क्या बच्चों को वैक्सीन दिया है क्या, हाँ बच्चों को भी वैक्सीन दिया है। क्या मेरे रिलेटिव्स है, क्या मेरे स्टाफ, तो आप मेरे कोई भी स्टाफ को पूछ सकते हैं जिनका भी 30 इयर्स प्लस है, उन सभी का टेस्ट हुआ है। क्या मेरे स्टाफ ने वैक्सीन लिया है क्या, हाँ मेरे स्टाफ ने वैक्सीन लिया है। तो इससे क्या होता है ना, सामने वाला का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि हाँ कि हमें सर इकडे पण बसू शकतात। तो क्या करना है कि हमें सामने वाले का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, एक मॉरल सपोर्ट सभी को देना है। तो जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो इसीलिए जब हम करेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बहुत कुछ भी इसमें तकलीफ नहीं होती है, सिंपल टेस्ट होता है। तो ये हो गया टेस्ट के बारे में, सभी को क्लैरिफिकेशन आ गया। इसका टेस्ट का रिजल्ट निगेटिव, कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव आया 2 है, 16-18 है तो कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करना है। अदर्स आया तो रूटीनली इसका 1 ईयर के बाद रिपीट करना होता है, या फिर हम एग्जामिन करते हैं, हमें अल्सरेशन दिखता है, भले अदर टाइप है तो भी हम कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी कर देते हैं, ताकि 1 ईयर तक भी क्यों वेट करना है। और इसकी जो कॉस्ट है ये ऐसे 3000 है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं महानगर गैस लिमिटेड वालों ने ऑलमोस्ट 1000
हमें ये फ्री दिए हुए हैं, है ना, CSR प्रोजेक्ट के अंडर। तो इसीलिए आप जितने लोगों को इसके बारे में बोल सकते हैं। नेक्स्ट मंथ भी हम इसको करने वाले हैं। रूटीनली हम मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन करते हैं 12:30 से 2 बजे, ताकि लोग 1 बजे तक आते हैं, आधा 1 घंटा सेशन लेते हैं और उसके बाद एक 15-20 मिनट, आधे घंटे में 4-5 हमारे काउंटर्स हैं, तो उसमें वो टेस्ट जल्दी हो जाता है। पैप्समीयर तो और चीप होता है, पैप्समीयर का 600, हमारे कंसल्टिंग का है 400, तो 1000 में। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1000 रुपीज हर एक लेडीज को 5 साल में उतना तो अपने लिए खर्चा करना बहुत जरूरी है। सेकेंड आते हैं वैक्सीन के ऊपर। तो वैक्सीन, क्योंकि ये HPV इन्फेक्शन सिर्फ सर्वाइकल इन्फेक्शन नहीं है, कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होता है, 6 जगह पर। एक ओरोफैरिंजियल, सेकेंड है सर्वाइकल, वजाइनल, वल्वल, एनल और पिनाइल। तो इसका मतलब क्या, दोनों को वैक्सीन लेना जरूरी है। हम सिर्फ बोलेंगे कि ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए है। हमें बोलना है ये HPV का वैक्सीन है। तो HPV का वैक्सीन है तो क्या है, HPV के जहां जहां इन्फेक्शन होते हैं वहां के इन्फेक्शन हम प्रिवेंट करेंगे। सिर्फ कैंसर नहीं, कैंसर प्रिवेंट होता है, इसके लिए उसको प्रमोट किया जाता है कि ये कैंसर प्रिवेंशन का वैक्सीन है। लेकिन फिर बाकी जगह भी इन्फेक्शन रिपीटेडली होते रहेंगे तो वहां का भी कैंसर हो सकता है। तो 6 जगह का इन्फेक्शन हम HPV वैक्सीन से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए बॉयज को भी ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज को कहाँ से कहाँ तक देना है, एज लिमिट 9 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स तक। आपके जो भी मना बच्चे हैं, बॉयज है ना, तो ठंडी वस्ती है। तो हमें क्या करना है, तो बॉयज को जो है 9 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स तक, और गर्ल्स के लिए कितना है, 9 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक। तो अभी 9 ईयर्स से 15 ईयर्स तक यदि हम वैक्सीन लेंगे तो हमें कितना वैक्सीन लेना चाहिए, सिर्फ 2 डोज। एक लिया 6 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज लेना है। यदि 15 ईयर्स के बाद हम लेते हैं 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक, या बॉयज के लिए 26 ईयर्स तक, तो 3 इंजेक्शन लेना है। एक लेंगे, फिर 2 मंथ्स के बाद सेकेंड डोज और 6 मंथ्स के बाद थर्ड डोज। लेकिन WHO ने ट्रायल किया और उसमें ये पता चला कोई 2 भी इंजेक्शन देता है ना तो भी उसको 97-98% उसका बेनिफिट है। कोई एक भी इंजेक्शन देता है, कितना, सिर्फ एक इंजेक्शन, तो भी 95-96% प्रोटेक्शन। तो एक इंजेक्शन तो हम सभी को रिकमेंड कर सकते हैं। और इसका कॉस्ट कितना है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है। कितना इसका कॉस्ट है, सिर्फ 2000 रुपीज। और उसमें भी यहाँ तो हॉस्पिटल में हम 15% जो कंसेशन आता है वो भी पेशेंट को भी पास ऑन करते हैं। हमें इंजेक्शन देने के तो पैसे ही नहीं चाहिए, और उसका जो भी है वो 300 भी हमको नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे 1700 जो नेट रेट है उसी में देते हैं, ताकि सर्वाइकल कैंसर यहाँ से इलिमिनेट होना चाहिए। तो आप जितनों को वैक्सीन के लिए प्रमोट कर सकते हैं। अभी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें, सिर्फ प्रेगनेंसी में, बाकी सभी को हम वैक्सीन लगा सकते हैं। यहाँ तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी हो जाती है, डिस्चार्ज के पहले ही वैक्सीन देकर भेज देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, होगा नहीं होगा, एटलीस्ट 1 डोज जाएगा, ये हमें 100% कॉन्फिडेंस है। दूसरा फिर है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, क्योंकि एंटी कैंपेन करने वाले भी काफी लोग रहते हैं, है ना। आप इस इंजेक्शन किसी को बोलेंगे तो आपको वो आकर वीडियो दिखाएंगे, देखो ये लोग बोल रहे हैं कि इसके वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं सर के पास WHO का भी वीडियो भेज दूंगी, जहाँ पे काफी सारे जो पूरे इंडिया से अभी रिसेंटली 4th जो ईयर सेलिब्रेट हुआ सर्वाइकल कैंसर फ्री वर्ल्ड के लिए, तो वो मैं भेज दूंगी, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि ये एथिकल है, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, सभी अथॉरिटीज ने इसको अप्रूव किया हुआ है। प्रतिभा कोणी जातील ना तर त्यांच्या टेस्ट करून घ्या, म्हणजे त्यांना, कारण कुणाची मुलं येतात, कुणाला लवकर जायला लागतं, ऐसे कोई होंगे तो आप ये करेंगे। तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, जैसे कोविड है, TT है, वैसे इतना सिंपल है। तो वेरी क्लियर, दोनों को हमें वैक्सीन देना है। कितने डोज है वो भी हमने ये क्लियर किया। सेकेंड, सिंस आप सभी आए हो तो 2 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बात करना चाहूंगी। तो ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन हो चुका है, नंबर 1। सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था, लेकिन वैक्सीन आए, टेस्ट आ गए, तो अभी सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 हो गया। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 इंडिया में अभी भी 1,80,000 महिलाओं को हर साल ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, और उसमें से
80,000 महिलाओं की 90,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है, 50%। चलो अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए यूट्रस जो है इंटरनल ऑर्गन है, वो खुद चेक नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना है। अभी ब्रेस्ट की गांठ के लिए आप बताओ कौन से डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि सभी महिलाएं क्या करती है, खुद को निग्लेक्ट करती है। सभी पूरे फैमिली का ध्यान देगी, है ना, जो पूरे फैमिली का ध्यान देते हैं, लेकिन वो अपना ध्यान रखते हैं क्या कभी कभी, है ना। जिसके लिए कहा जाता है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, एक महिला एक माँ अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। लेकिन वो माँ जिसका इतना गायन है, वो अपने लिए ध्यान देती है कि अपने खाने का ध्यान, अपने सोने का ध्यान, है ना, अपने उठने का ध्यान, अच्छी स्लीप या थोड़ा एक्सरसाइज करे, ध्यान दे। लेकिन जब तक माँ खुद का ध्यान नहीं रखेगी तब तक अपने पूरे फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएगी। तो थोड़ा सा हमें अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियां इतनी बढ़ रही है। तो अभी 90,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। इसका मतलब क्या, लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है, अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट होगा। छोटी सी गांठ है तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, माना आपको ब्रेस्ट भी रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा एडवांस होता है तो एमआरएम है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी है, आज कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी, इतना साइंस एडवांस हो चुका है। तो इसीलिए आप हर एक लेडीज को खुद ब्रेस्ट एग्जाम करते जाओ, इतना तो एडवाइस देते जाओ हर एक लेडीज को। 30 इयर्स के बाद मंथ इन अ मंथ, पूरा एवरीडे नहीं चेक करना है, पीरियड के बाद एक बार चेक करना है। 40 इयर्स 35 इयर्स के बाद वंस इन अ ईयर डॉक्टर से एक बार चेकअप करना है। कोई भी जीपी हो, है ना, फैमिली फिजिशियन है, किसी से भी, लेकिन डॉक्टर से जांच करना है। तो लेडीज डॉक्टर के पास तो जा ही सकते हैं, डेंटिस्ट भी चेक कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, है ना। तो वंस इन अ ईयर आप कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं उनको 40 इयर्स के बाद एटलीस्ट वंस, है ना, सोनोमैमोग्राफी करना चाहिए। तो ये आप सभी जरूर करना। आप मुझे पूछेंगे मैंने किया है क्या, हाँ मैंने मैमोग्राफी किया है। तो ये सब जब तक हम नहीं करेंगे हम लोगों को नहीं बताएंगे। फिर साथ में तो ये सारी जो बीमारी है, जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए तो वैक्सीन है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो अभी इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे ना। बाकी सभी बीमारियां भी काफी बढ़ रही है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये सभी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, एनसीडीज कहते हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। अभी आप सभी के पास भी इतने डायबिटिक्स हाइपरटेंसिव आते होंगे, तो ठीक है हम उनको बीमारी होने के बाद ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उनको, क्योंकि ये सभी बीमारियों को हम क्या कहते हैं 85 to 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक, माना कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, साइकी में, और फिर सोमा बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही है। तो जब तक हमने उनको लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताएंगे तो ये सभी बीमारियां क्या है, लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो लाइफस्टाइल के लिए क्या करना है, हम लोगों को है ना, पेशेंट्स को बहुत सिंपल बताते हैं 3 बातें। क्या हो गया है, पेट, हम जो पैर है वो ठंडे पड़ गए हैं, पेट जो है वो टाइट हो गया है, और जो सिर है वो गर्म हो गया है। तो क्या करना है, हमें उसको सिर्फ उल्टा करना है। माना क्या है, पैरों को हमें क्या करना है, गर्म करना है, एक्सरसाइज करना है। मैं आपको नहीं पूछूंगी आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, हाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो एक्सरसाइज करना है। पेट टाइट है तो उसको नरम करना है, माना क्या, थोड़ा हमें डाइट पे ध्यान देना है। मैं जो डाइट फॉलो करती हूँ वो लोगों को बताती हूँ। 11 बजे फ्रूट्स लेती हूँ। आज क्या लिया मैंने, 11 बजे ऑरेंज जूस लिया, वो भी ओपीडी में ही, तभी ओपीडी टाइम रहता है। 1 बजे फिर दूसरा फ्रूट लेती हूँ। तो उसमें एक टाइप का फ्रूट लेना चाहिए, कोई भी, है ना, आप मिक्स नहीं करना। आप बनाना भी खा रहे हो, ऑरेंज भी, ऐसे नहीं, आपको ऑरेंज खाना है भले 2 ऑरेंज खाओ। फिर मैंने 1 बजे छोटे वाले जो बनाना होते हैं छोटे हैं, तो मैंने 3 लिए। और फिर उसके बाद 3 बजे सलाद लेती हूँ, क्योंकि प्रोटीन्स जाना चाहिए। तो उसमें आप कोकोनट है, ग्राउंडनट है, फिर बाकी सभी जितने भी है ना, टमाटर है, आपका गोभी है, शिमला मिर्ची है, पत्ते जितने भी हरे पत्ते होते हैं। और प्रोटीन्स के लिए मूंग, मटकी, स्प्राउट्स, तो सलाड जाता है, उसमें स्प्राउट्स है, वेजिटेबल्स है, वो आपको जितना चाहिए, जितना कटोरी। अभी यहाँ से लेट होगा इसलिए मैं अभी जस्ट खा के आई सलाद, 3 बजे का मैंने प्रिप ऑन कर लिया। उसके बाद 5 बजे कटोरी भर आप दाल लेना, कटोरी भर सब्जी लेना, और रोटी जो है ना वो छोटी रोटी लेना है। वो भी क्या करना है, जवार, बाजरी, मिलेट्स, नाचनी, वरी, ये सब होना चाहिए। हमारे खाने में राइस नहीं जाना चाहिए। इंडियन होना ही बीमारी है, तो क्योंकि इंडियन का खाना ही क्या होता है, इंडियन का खाना है चावल और रोटी, वो भी गेहूं की।
गेहूं लाना ही बंद करो, चावल लाना ही बंद करो, थोड़ा सा कभी मन करेगा तभी, क्योंकि हमारी सभी जितनी भी बीमारियों की वजह कार्बोहाइड्रेट है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन करना है। तो इसीलिए टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब हमारे खाने में नहीं आना चाहिए। नॉनवेज ये सब जितना हो सकता है ना, थोड़ा अभी तक खा लिया ठीक है, अभी थोड़ा एज रिलेटेड थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, क्योंकि एक बार ये सभी कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां हो जाती है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है सभी मेडिसिन इतना सारा लेना। और 5-6 o'clock के बाद नेक्स्ट 10-11 o'clock तक फास्टिंग विंडो 16 आवर्स है। तो क्या होगा, ऑटोफैजी है ना, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया है, डेड सेल्स है, प्रोटीन बनाना बंद किया है, कैंसरस सेल है, तो हमारे सेल्स क्या खाएंगे, वही सब खाना खाएंगे। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। जब मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ, ये नोबेल प्राइज विनर रिसर्च है, और ये सिंपल करने से हमारा सभी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सभी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट जो बची है बीमारी वो क्या है, डिप्रेशन। और आने वाले समय में WHO कहता है डिप्रेशन नंबर 1 होगा। डिप्रेशन है इसीलिए डायबिटीज होगा, डिप्रेशन है इसीलिए हार्ट अटैक होगा, डिप्रेशन है इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, साइकोसोमैटिक बीमारियों के लिए लास्ट क्या है हमारा, इसको ठंडा करना है। क्या मैकेनिज्म है इसके लिए, 2 मैकेनिज्म। एक इनबिल्ट सभी को दिया हुआ है ना, जो इनबिल्ट गॉड गिफ्टेड है वो क्या है, अच्छी गहरी नींद। उसके लिए भी थोड़ा जल्दी सोना है, थोड़ा जल्दी उठना है, उठकर थोड़ा एक्सरसाइज है ना, उठकर थोड़ा प्राणायाम करना, थोड़ा सा ध्यान है ना, अपना ध्यान रखो, उसका ध्यान करो तो वो हमारा ध्यान रखेगा। हम जब उसका ध्यान करते हैं, हम उसका ही ध्यान नहीं करेंगे तो वो हमारा भी ध्यान नहीं रखता है। खुद का भी ध्यान रखे, खुदा का भी ध्यान रखे, खुद को जाने, खुदा को जाने, तो क्या होगा, ये साइकोसोमैटिक जो बीमारी है नंबर 1 डिप्रेशन, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में भी बताते जाना। तो इसको ठंडा करने के लिए एक तो नींद, और दूसरा क्या है, क्यों, क्योंकि हमें कंट्रोल किसको करना है, हमारे थॉट्स को। साइकोसोमैटिक माना क्या, साइकी में क्या ओरिजिनेट हो रहे हैं, थॉट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। अभी थॉट्स कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा सोचते नहीं, क्योंकि ये सब बातों को मैंने एक्सपीरियंस किया खुद, और उसके बाद आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि 2 साल मैंने टाटा में फेलोशिप किया, और फिर हम बताते तो थे कि साइकोसोमैटिक है, लेकिन फिर ये साइकोसोमैटिक को ठीक कैसे करना है वो हमको किसी ने नहीं बताया। ना ही मुझे KM में इसका ट्रेनिंग मिला, ना ही मुझे टाटा में इसका ट्रेनिंग मिला। तो इसका ट्रेनिंग कहाँ मिला, जब मैं माउंट आबू गई। माउंट आबू 2009 में गई, और तभी मैंने रिसर्च सुना है ना, पहला रिसर्च सुना, जो रिसर्च कार्डियक के लिए किया गया था, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन। और ये रिसर्च चालू हुआ था 1998 में। WHO जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है माउंट आबू, और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेसिडेंट अभी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम ऐसे भी कोई बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, और उन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने इसको प्रेजेंट किया गया। और तभी उन्होंने क्या किया था कि रूटीनली आजकल हम क्या करते हैं, कैसे पता चलता है कि हार्ट ब्लॉकेजेस से एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी में 2 वेसल्स, 3 वेसल्स, 80%, 90%। ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास। अभी जो लोग होते हैं कि फाइनेंस की वजह से एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं करते हैं, या फिर कोई है ना ऐसे रहते हैं कि मर जाऊंगा चलेगा, है ना, डरते हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों को माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है 1 वीक के लिए रहते हैं। हस्बैंड को है तो वाइफ को रहना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को रहना है। क्यों, एक दूसरे की वजह से होता रहता है, वाइफ को हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड को वाइफ की वजह से। तो दोनों को 1 वीक के लिए वहां रहना है। वहां पे डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी बातें बताने के बाद विदिन 1 वीक, अभी वहां तो कुछ करना नहीं है ना, आपको OPD में जाना है, कुछ नहीं करना है, बच्चों का टेंशन है, कुछ नहीं। तो नेचुरली सभी जितने भी पैरामीटर्स है ना नॉर्मलाइज होना चालू होता है। और एंजियोग्राफी के लिए डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस हमने रिवर्स किए विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास। और ये 1-2 पेशेंट्स नहीं है, 17,000 पेशेंट अभी का लेटेस्ट जो डेटा है विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास। ये सबसे बड़ा रिसर्च, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, 3D हेल्थ केयर करके है ब्रह्मा कुमारीज का। तो ये सबसे बड़ा रिसर्च ब्रह्मा कुमारीज ने, इंडिया ने पूरे विश्व को दिया। मुझे लगता है जोरदार तालियां एक बार इस रिसर्च के लिए और डॉक्टर कलाम के लिए कि जिन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये जो रिसर्च करने वाले डॉक्टर है, वो हमेशा कहते थे यदि खोल दिया होता दिल
यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करो, क्यों बाईपास करो? क्योंकि ब्लॉकेजेस ना यहाँ बाद में आते हैं, सबसे पहले ब्लॉकेजेस मन में आते हैं। और इसीलिए मन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तक हमने अपने मन को, क्योंकि दो ही दुनिया है, जीवन जब हम जीते हैं एक है बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया में काफी सारी बातें आती है, हमारा फाइनेंस है, हमारी प्रैक्टिस है, बच्चे है, लोग है, ऑफिस है, हमारे सब सबऑर्डिनेट्स है, ये सब है। कभी भी धन का 2000 के नोट्स बंद हो सकते हैं, इलेक्शन होता रहता है, ट्रम्प आया, ये सारा आउट ऑफ कंट्रोल, या हमारे कंट्रोल में है क्या? दूसरा जो है कि ये सब होते हुए मैं कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, वो करने वाला कौन है? मेरा मन ही है। और जब मैंने मेरे मन को ही ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? बाहर की दुनिया आउट ऑफ कंट्रोल है, आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड भी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तब कहा जाता है जीवन जीने का मन नहीं करता। ये नहीं होना चाहिए तब तक। इसीलिए भले वो जिसको मानते हैं उनको यही बोलना है, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा सा है ना ध्यान लगाना चालू करो, अपना ध्यान रखो, डाइट, एक्सरसाइज, जहाँ पे भी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, थोड़ा सुबह उठते ही कुछ भी नहीं करेंगे ना, शांति से 5-10 मिनट खुद के साथ बैठेंगे तो भी हो जाता है। तो थोड़ा सा समय निकालना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा, हमारा जो माइंड है ना वो माइंड एम्पावर होता है। लेकिन लोगों को माइंड क्या है वो पता नहीं रहता है। रूटीनली क्या होता है, जैसे अभी हम सुबह निकलते हैं या फिर जैसे अभी काफी दिनों के बाद कोई मिलते हैं तो नेचुरली बोलते हैं ना, कोई पतला होता है उसको बोलते हैं कितनी बारिश आ रही है, कोई मोटा हो जाता है कितने मोटे हो गए हो, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ मैं मोटी हो गई, या फिर हम बोलेंगे मैं पतली हो गई। लेकिन अब यदि हम सब्जी काट रहे हैं और मेरी अंगुली कट जाती है तो हम बोलते हैं क्या कि मैं कट गई, मैं कट गई, ऐसे बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, मेरी अंगुली कट गई, तो मैं अलग, मेरी अंगुली अलग। लेकिन शरीर के लिए वैसे नहीं होता है। हम क्या समझते हैं, शरीर माना मैं, तो ये मैं को जानना क्यों जरूरी है? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। होम्योपैथी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आयुर्वेदा भी, क्योंकि क्या है उसमें ये सारा नॉलेज है। एलोपैथी में इसका कुछ ग ही नहीं है। तो जब तक हमने खुद को ही नहीं जाना मैं कौन हूँ, क्योंकि वही सोचने वाली शक्ति है। मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार उसी की शक्तियां है। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर, भगवान इसे अच्छी बुद्धि दो। क्यों चाहिए? एक गलत निर्णय कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और एक अच्छा निर्णय कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये सभी तो हमारी माइंड को एम्पावर करना है, इंटेलेक्ट को एम्पावर करना है। इसका मतलब क्या है, मुझे स्वयं को एम्पावर करना होगा। हम हमेशा बोलते हैं अरे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, लेकिन सेल्फ ही मालूम नहीं है तो कॉन्फिडेंस किसका? कभी बोलते हैं क्या मुझे ये बल है, क्या बोलते हैं मुझे आत्मबल चाहिए, कभी बोलते हैं क्या भावबल चाहिए। क्या करना है वो भावबल का? वो खली होगा WWF वाला, कोई मर जाएगा तो क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा यदि ये पावरफुल नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा साइंटिफिकली जब डॉक्टर्स इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगों को हम बताएंगे नहीं, तो इसीलिए जब हम स्वयं को एम्पावर करेंगे तो मुझे एम्पावर करना वाला क्या, रूटीन में क्या होता है, कोई कुछ बोलता है तो एक तो इरिटेट हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं या फिर क्या करेंगे, नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है। इसका मतलब क्या, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन क्या मेरा स्वराज्य अधिकार है, क्या मेरा खुद के ऊपर राज्य है, ये हमें खुद को देखना पड़ेगा। यदि नहीं है इसका मतलब क्या है, मुझे थोड़ा सा मेरे साथ टाइम बिताने की जरूरत है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा समय बिताना है। ये मन को बताना है कि ये मन कुछ भी हो जाएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई कुछ गलत बोलेगा तो क्या करना है, हमें शांत रहना है। क्यों? साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। आप गुस्सा करेंगे, हम सभी के पास ये है, कोविड में हम सभी के पास पल्स ऑक्सीमीटर था, ऑक्सीमीटर पे हम उनको बोल सकते हैं कि आप चेक करो, आप गुस्सा करेंगे आपका पल्स क्या होगा, बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, मेरा बॉडी रिएक्ट करता है। तो जो मैं जैसे सोचूंगा, यदि मैं खुश हूँ, शांत रहता हूँ तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यदि गुस्सा करता हूँ, नाराज होता हूँ तो एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होते हैं। सेकेंड क्या होता है, हमारे जीन्स, हमारे सभी के शरीर में दोनों जीन्स है, एक डिसीज कॉजिंग, दूसरा डिसीज प्रिवेंटिंग। तो यदि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी है, हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे जो डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स ओपन अप होते हैं और डिसीज कॉजिंग जीन्स
स्विच ऑफ होते हैं, तो इसीलिए मुझे बीमारियां नहीं होती। और तीसरा, इम्यून पावर। कोविड में प्रॉब्लम किस वजह से हुआ? इम्यूनिटी की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ। कोविड वायरस से इतने ज्यादा डेथ नहीं हुए। तो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना होगा? हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। तो 3 बातें लाइफस्टाइल में, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन और अच्छी स्लीप। क्योंकि लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं ना, लोगों को सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज लगता है, लेकिन ये शरीर लाइफ नहीं है ना, ये तो जड़ तत्वों से बना है। लाइफ क्या है? ये लाइफ है। इसका स्टाइल क्या है? इसके स्टाइल को चेंज करना है। यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी हमारे सभी अंगों के साथ कनेक्टेड है। देखो, जैसे हम गुस्सा करेंगे, हमारा हार्ट ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। हम नेचुरली जब काम डाउन होते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। मना क्या? पीस किसको एनर्जाइज करता है? हमारे लंग्स को एनर्जाइज करता है। प्यार किसको एनर्जाइज करता है? मेरे हार्ट को एनर्जाइज करता है। सुख, खुशी किसको एनर्जाइज करता है? हमारे पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। इसीलिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। इसका मतलब क्या? हमें ये सभी को सुख, शांति, खुशी, प्यार सिर्फ जीवन के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए भी यदि स्वस्थ रहना है तो हमें ये जरूरी है। तो जब हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यार से भरपूर रहेंगे, यहाँ मन वैसे रहेगा। दूसरा क्या होगा? शरीर में हमारे स्वस्थ रहेगा, शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां नहीं होगी। तीसरा, जब मैं शांत रहती हूँ, खुश रहती हूँ, तो क्या होगा? हमारे संबंध कैसे होंगे? बहुत प्यारे होंगे रिश्ते। नहीं तो क्या होता है, कोई कुछ बोलता है तो हम क्या बोलते हैं? तेरी ये बात ना मैं पूरी जीवन भर नहीं भूलूंगा। मत भूलो, क्या होगा? बातों को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? अंदर गांठें बन जाती है। यही कैंसर की गांठ है, यही हार्ट अटैक की गांठ बन जाती है। इसलिए मराठीमध्ये ना खूप छान म्हणतात, आतल्या गाठीचं आहे, सगळं पकडून ठेवायचं असतं याला। तो ये हमें बंद करना है, अंदर कुछ भी पकड़ना नहीं है। तो इसीलिए क्या करेंगे? उस पावर हाउस से कनेक्शन करेंगे। तो 2 मिनट में पावर हाउस का परिचय देंगे, मेडिटेशन 2 मिनट करेंगे, फिर एंड करेंगे। तो मेरा परिचय क्या है? स्वयं का परिचय। आज दिन तक क्या देख रहे थे? डॉक्टर शुभदानिल का परिचय था। आज मेरा परिचय, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। ये क्या है? ये मेरे ओरिजिनल नेचर है। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि मुझे शांत रहना है, जैसे अभी आप नीचे उतरेंगे, नीचे गलने वाला है, अभी गन्ना वो क्रश करता है, लास्ट फ्यू ड्रॉप्स आते हैं, तो भी वो कैसे होते हैं? मीठे ही होते हैं ना। कभी वो तीखे लगते हैं क्या? कभी वो कड़वे लगते हैं। क्यों मीठे लगते हैं? क्यों ऐसे होता है? गन्ना कितना भी क्रश किया तो भी मिठास ही देता है। क्यों? स्वभाव है ना। उसका ओरिजिनल नेचर क्या है? उसका ओरिजिनल, जोरदार तालियां कंचन अग्रवाल के लिए। कितना परफेक्ट जवाब दिया। हाँ, बहुत ब्रिलियंट। तो क्योंकि स्वभाव, क्या बोला आपने? स्वभाव, स्व का भाव। स्व कौन है? मैं। हम बोलते हैं ना स्वतः, स्वभाव, स्वस्थ शब्द यूज करते रहते हैं, लेकिन स्व, मेरा भाव क्या है? जब तक मैंने स्व को ही नहीं जाना, अभी हम क्या बोलते हैं? सभी को स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहना माने क्या? स्व स्थिति में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है। हील दाई सेल्फ, हेल्दी। हेल्दी का मीनिंग क्या है? हील दाई सेल्फ। लेकिन हमने दाई सेल्फ को ही नहीं जाना, तो हीलिंग कहाँ से होगी? दवाइयां हमारी क्या करेगी? सिर्फ ऊपर से होगा। जब तक हम ये परिचय सभी को नहीं देंगे। स्वभाव, तो भाव क्या है? मेरा भाव क्या है? मेरा भाव है शांति। तो आत्मा सतोगुणी है। क्या है आत्मा के गुण? 7 गुण। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। जब ये 7 ही गुणों से हम भरपूर रहते हैं ना, तब हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अभी जैसे एक शरीर के लिए आप लोग जोशी सर, अमृतकर सर यहाँ पे बैठे हैं सोफा पर, तो शरीर को कंफर्ट दे रहा है। लेकिन कोई यहाँ से कंफर्टेबल है ना, तो यहाँ बैठकर भी वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो एक है शरीर के लिए, जो कुछ हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में करते हैं वो शरीर के लिए, और जो एक हम इनर वर्ल्ड के लिए करते हैं वो आत्मा के लिए। जैसे अभी हम भाग दौड़ कर आएंगे, सविता आई दोपहर को पहला नंबर लगाया, भाग दौड़ कर आई, तो उसको अभी प्यास लगेगी तो क्या बोलेगी? मैडम पानी दो। मैं बोलूंगी सविता अरे मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन ही लगा दे। तुम चलेगा क्या? शरीर क्या मांग कर रहा है? शरीर 5 तत्वों से बना है। जल तत्व की कमी हो गई तो
तो शरीर पानी की मांग करेगा तो पानी देना होता है। वैसे आत्मा 7 गुणों से बनी है। आत्मा को क्या चाहिए है ना, अभी आत्मा को बहुत शांति चाहिए, तभी मैं ज्ञान देना बैठूंगी तो उसको नहीं चलेगा। जैसे अभी मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, अभी आपको लग रहा है कि कभी ये जल्दी जल्दी खत्म होगा, टेस्ट होगा, फिर हम चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बिठाऊंगी, क्योंकि यही बहुत जरूरी है। शायद अभी आप सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो शरीर को यदि आत्मा को चाहिए प्यार, है ना, नहीं तो लेडी डायना क्या कमी थी, कुछ कमी थी क्या? लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि आत्मा क्या मांग कर रही थी? प्यार। तो इसीलिए हमें इन 7 बातों को समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। ज्ञान किसको एनर्जाइज करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्यूरिटी किसको एनर्जाइज करते हैं? मेरे सभी कर्मेंद्रियों को। ये आँख कुछ गलत नहीं देखेंगे, ये कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, ये मुख कुछ गलत नहीं बोलेगा, ये मुख कुछ गलत नहीं खाएगा, सभी पवित्र बन चुके। शांति, पीस मेरे फेफड़ों को, मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जाइज करता है। प्यार मेरे हार्ट को एनर्जाइज करता है। सुख मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जाइज करता है। आनंद, ब्लिस मेरे एंडोक्राइन सिस्टम को एनर्जाइज करता है, जो हमारे सभी जितने भी एंडोक्राइन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, ये सभी जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर है उसको कनेक्ट करता है। जो लास्ट पावर मेरे मसल्स और बोन को एनर्जाइज करता है। तो अभी क्या करना होगा? आत्मा का परिचय हमने लिया। मैं आत्मा हूँ, कैसी हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देती। 5 बातें बताते हैं ना हमेशा परिचय में, नाम, फोटो, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन या जो भी ऑक्यूपेशन, रहते कहाँ है। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, कैसी हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट। 7 मेरे क्या है? क्वालिफिकेशन, जो अभी हमने गुण देखे। क्या काम करती हूँ आत्मा? मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म मैं करती हूँ वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। तो मुझे मेरे ओरिजिनल संस्कारों से ही सब कर्म करने हैं। और लास्ट क्या है कि ये 5 बातें हमने, लास्ट है कहाँ रहती है? तो जहाँ आप सभी ने, जिन्होंने तिलक लगाया, एक ही जगह लगाते हैं, तो यहाँ आत्मा का निवास स्थान है। आप में से काफी लोगों को शायद पता भी होगा। और लास्ट, अभी ये बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसको क्या करना है? चार्ज करना है। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है ना, केमिकल कंपोजिशंस वो डीअरेंज हो जाते हैं, तभी हम बोलते हैं डिस्चार्ज हो चुका। उसको हम चार्जिंग को लगाते हैं, केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज होते हैं तो चार्जिंग हो जाती है। वैसे ये मोबाइल रूपी बैटरी के ये 7 केमिकल कंपोजिशंस क्या हो चुके हैं? डीअरेंज हो चुके हैं। शांति की जगह गुस्सा आया, प्यार की जगह नफरत आई, सुख की जगह दुख आ गया, शक्ति की जगह डर आ गया। तो हमें क्या करना है? चार्जिंग। तो चार्जिंग पॉइंट क्या होगा? जो इन 7 गुणों का सागर है, और वहां पे रोल आता है, हम कुछ भी उसको नाम दे, ना, हम उसको परमात्मा कहे, ईश्वर कहे, वाहिगुरु कहे, अल्लाह कहे, सुप्रीम एनर्जी कहे, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहे, है ना। जो लोग साइंस को सिर्फ मानते हैं, उनको साइंटिफिक भाषा में बताना है कि ये कॉन्शियसनेस है, और दूसरा है सुप्रा कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और फिजिक्स में हमें ये सब हमने सीखा है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमने ये भी सीखा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो ये एनर्जी, आत्मा एनर्जी है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यहाँ से निकली कहाँ जाएगी? गर्भ में, जहाँ ऑलरेडी एक शरीर तैयार है। तो यहाँ से ये सब कैरी फॉरवर्ड होता है। जो जो हम संस्कार यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो सब लेकर हम जाते हैं। हम बहुत उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो पावर हाउस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में परिचय में 5 बातें। नाम क्या है? अलग अलग नाम से हमने पुकारा। रूप क्या है? यदि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो भी कैसे होगा? पॉइंट ऑफ लाइट। क्वालिफिकेशन क्या है? हम 7 गुणों से बने हैं, तो वो भी 7 गुणों का सागर। इसीलिए क्या कहते हैं? तू प्यार का सागर, तू खुशी का सागर। और कितनी विडंबना की बात है कि मेरा पिता, आत्मा का पिता, है ना। इसीलिए हम सभी क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। कैसे भाई भाई? आपके पिता अलग, मेरे पिता अलग, ये तो छोड़ो, है ना। कोविड में तो वहां से जो वैक्सीन आया, तो हिंदी चीनी भी भाई भाई, है ना। तो वो भी कैसे भाई भाई हो जाते हैं? क्योंकि सभी आत्माओं का, क्योंकि हम सभी ने कहा, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, गॉड इज वन। तो इसी नाते से हम वो एक हो जाता है। और वो यदि वो एक है तो उसका परिचय भी एक होगा। तो वो 7 गुणों के क्या है? सागर है। और करते क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है। कौन सा अधर्म? ये धर्म जो था, शांति की जगह गुस्सा अति में चला गया, प्यार की जगह नफरत अति में चली गई, तो अधर्म का विनाश कर एक
सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं फिर से यहाँ अवतरित होता हूँ। ये ऊंचे कार्य के लिए उसे क्या कहा जाता है? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। और वो परमात्मा रहते कहाँ है? LKG का सिलेबस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। हमारे घर में भी कोई शरीर छोड़ते हैं, है ना, दादाजी चले जाते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, पूछते हैं मम्मा दादाजी कहाँ चले गए, तो हम क्या बोलते हैं? भगवान के घर, देवाच्या घरी गेले। तो पूछता है कहाँ है देवाचं घर कुठे है? तो क्या बोलते हैं? ऊपर। कोई बोलता है क्या? या पेशेंट्स को भी हम बोलते हैं ना, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं, अभी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन वो ऊपर वाला है कौन? उसको जाना ही नहीं। तो यही करना है, खुद को जानो, खुदा को जानो। हमने जीवन पूरा जान लिया तो थोड़ा सा आप इसमें एक्सप्लोर कर लेना। तो वो ये है परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं के पिता है। नाम बता दिया, रूप बता दिया, काम बता दिया, रहते कहाँ है और क्वालिफिकेशन। अभी क्या करेंगे? 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, आंखें बंद। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। मन शांत। स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, देखे वहाँ चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति। मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ। मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हे मन, चाहे कोई कुछ भी बात करे, कैसे भी व्यवहार करे, लेकिन आज से तुम्हें शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है, जिससे हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हेल्दी जीन्स ओपन अप होते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, हम शरीर से स्वस्थ रहते हैं। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, फादर मना बाबा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है, ध्यान है, मेडिटेशन है। उन्हें याद करने से वो शांति, वो प्यार, वो शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित होती है और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होती हूँ। धीरे धीरे ये प्रकंपन मेरे शरीर में प्रवाहित होते हैं और मेरा शरीर स्वस्थ बनते जाता है। मेरे रिश्ते प्यारे हो जाते हैं, मेरे घर का वातावरण सुख शांति खुशी का होता है, जैसे मेरा घर स्वर्ग बन जाता है। और जब हर घर स्वर्ग बनता है, ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाती है, जिसके लिए ही परम पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, इस कलयुग को बदल सतयुग बनाना, नरक से स्वर्ग बनाना। हम कितने न भाग्यशाली है, हम भगवान के इस कार्य में मददगार है।
परमपिता परमात्मा हर पल मेरे साथ है, हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का भी दिल से धन्यवाद, इतना अमूल्य समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही समय निकाल कर रोज रात को हम 5-10 मिनट सोने से पहले मेडिटेशन करें, परमात्मा को थैंक्स करें। सुबह उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, सुबह सुबह उन्हें याद करके पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें, मास्टर गॉड बन जाए। जनरेटर सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें, पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी से कर्म करें, कार्य करें, सेवा करें, ऑपरेट करें। और डी, रात को कुछ भी हो गया है, बातों को डिलीट करना है, कोई भी बात आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। रात गई, बात गई, डिलीट। मैं मास्टर गॉड हूँ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिलीट, डिस्ट्रॉय करना है बातों को। हम सभी 3 बार ओम शांति, ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना। दोनों तरफ करें, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें, पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित करें। थोड़ा फेयर एंड लवली यहाँ भी लगा लेना। सुबह फेयर एंड लवली लगाते हो तो इसको फेयर एंड लवली बनाना है। जितना भी सुना कुछ भी याद नहीं रहा चलेगा। 3 ओम ध्वनि का मीनिंग यहाँ से लेकर जाना है। 3 बार ओम शांति क्यों किया जाता है? पहला ओम शांति, ओम मना मैं आत्मा, शांति मना मैं शांत स्वरूप हूँ। कुछ भी हो जाता है स्वयं को याद दिलाएंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बार ओम शांति मना मैं किसकी संतान? शांति के सागर की संतान हूँ। तीसरी बार ओम शांति मना अब मुझे क्या करना है, कोई कुछ भी करे, मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से रहना है। आप सभी आए यहाँ, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक चेयर 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 3 क्यों नहीं? तो विशेष डॉक्टर्स वेलफेअर इथे घेऊन या पल्लवी आहे तिथून जायचं. ठीक आहे, आता मी घेते. त्याचबरोबर 3 गुणांचं